प्यारे बच्चों, तो आज का गिफ्ट तैयार है। चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट ऑफ फाइनेंस। चैप्टर 9 आपका कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है तो जाकर उसे कंप्लीट कर लो। और सेकंड नंबर पर हम करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसा कि नाम बता रहा है, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट ऑफ फाइनेंस, पैसे का बाजार। जैसे आपके जूते चप्पल का, कपड़े का, मोबाइल का, हर एक चीज का बाजार है। आप मोबाइल लेने सीधे प्रोड्यूसर के पास नहीं जाते, आपने किसी शॉप से लिया, किसी मॉल से लिया या ऑनलाइन लिया, इस मीडिएटर के थ्रू लिया। इसी तरीके से पैसा भी एक बाजार से मिलता है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो सेवर्स को और बोरोवर्स को एक ट्रैक देता है, जहां पर सेवर्स सेव कर सकते हैं और बोरोवर्स वहां से बोरो कर सकते हैं। किसके थ्रू? दो तरह के मार्केट के थ्रू। वो मैं आपको अभी की कंटेंट्स में समझा देती हूँ। तो वो जो मार्केट है ना बेटा, उस मार्केट को आप कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, लेकिन जो दो मार्केट है वो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के ही दो टाइप्स हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये सारे की कंटेंट्स हैं जो हम चैप्टर में करने वाले हैं। की कंटेंट्स के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है। डिलीटेड बोलो मैम, डिलीटेड क्यों बताओगे? अरे भाई, डिलीटेड पता होगा तभी तो जब तुम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते हो और डिलीटेड टॉपिक का कोई क्वेश्चन सामने आता है तो तुम अपने टीचर पर शक नहीं करते कि टीचर ने नहीं कराया। आपको क्लियर होता है कि ये टॉपिक्स डिलीटेड है। बाई चांस गलती से अगर सीबीएसई में भी कभी कभार डिलीटेड टॉपिक आ जाता है और उस वक्त आपको ये पता ही नहीं कि डिलीटेड है, तो तुम परेशानी में आ जाओगे, ये तो हमने किया ही नहीं। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए क्या है और क्या नहीं है। आपकी बुक में तो प्रिंटेड है बट सिलेबस में नहीं है, वो चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो टॉपिक्स आपको जो करने हैं बेटा, देखो सबसे पहले आपको टॉपिक करना है फाइनेंशियल मार्केट, कॉन्सेप्ट, मनी मार्केट, कॉन्सेप्ट, कैपिटल मार्केट। इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइप्स भी करने हैं। दो टाइप्स है बेटा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बिल्कुल न्यू मार्केट है, फर्स्ट एंड पहली बार शेयर इश्यू हो रहे हैं। और सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड शेयर्स के लिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज आपकी हेल्प करेगा शेयर परचेज और सेल करने में। फिर है स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर। फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर, स्टॉक एक्सचेंज मीनिंग, फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसेस, ये हमारा दोनों इंटर रिलेटेड है, ऐसे ही दे रखा था सीबीएसई ने। डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल मार्केट के साथ मनी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के साथ सेकेंडरी मार्केट। दो डिफरेंस आपको टेबुलर फॉर्म में क्लियरली आने चाहिए। कैपिटल मार्केट का मनी मार्केट के साथ डिफरेंस, और कैपिटल मार्केट की जो दो टाइप्स है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसका डिफरेंस ही आपको क्लियरली पता होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग, फंक्शन और ट्रेडिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए। इसके साथ आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज, डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी सर्विसेज डीमैट अकाउंट आपका ट्रेडिंग प्रोसेस में क्या यूज होता है, किस टर्म में यूज होता है, क्या मीनिंग है इसका, ये पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी फुल फॉर्म क्या होगी? सेबी की सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो पूरा प्रोसेस है ना बेटा, ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, इस पे नजर रखने के लिए है सेबी। सेबी ध्यान रखता है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई कंपनी आपके साथ गलत ना करे, कोई फ्रॉड कंपनी मार्केट में आके शेयर इशू ना कर दे। तो यहाँ आपने देखा आपके कंटेंट्स जो कि आपको करने हैं, और ये आप देख रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स जो आपकी एनसीईआरटी में तो हैं बट सिलेबस में नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुराने पेपर में मिल सकते हैं, आप इनको इग्नोर करके चलेंगे तो क्या आपके सिलेबस में नहीं है? नेशनल नोट इन योर सिलेबस, नोट इन योर सिलेबस। फर्स्ट आपका क्या नहीं है बेटा सिलेबस में? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ एनएसई। तो एनएसई आपको नहीं करना, ठीक है। इसके साथ ओटीसीईआई और ओटीसी का मीनिंग और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस तो करने हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब शुरू करेंगे हम चैप्टर व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट है क्या? आपको अभी अभी बताया था बेटा, ये कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि सेवर्स को मीट करवाता है बोरोवर से। ये सब फैक्ट्रीज हैं जहां प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो हाउस होल्ड्स हैं जो कि सेव करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स। उन्हें सिर्फ गुल्लक में भर के रखने से काम नहीं चलेगा, उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो और बढ़ जाए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मारुति का, कि आप ये कहोगे कि मैम मैं क्यों सेव करूं,
मैं तो गुल्लक में ही रख लूंगा, मैं तो घर पे ही रख लूंगा। मारुति का एक शेयर 2003 में जब इंट्रोड्यूस हुआ, 2003 में जब शेयर मार्केट में आए तो एक शेयर 5 रुपए का इंट्रोड्यूस किया था। ये उसका इंट्रोडक्शन प्राइस था। आईपीओ 125 में था, 125 पर शेयर। मारुति का शेयर 125 रुपीज पर। कब की बात है ये? 2003 की बात है। 2019 तक आते आते ये शेयर लगभग 7000 का हो गया, और आज 2025 में वही मारुति का 125 रुपए वाला शेयर लगभग 16000 का हो चुका है। तो ये जो आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो बेटा, दिन पर दिन हर दिन बढ़ते ही हैं। आप 12th में हो, आपका प्रोजेक्ट भी है इस टॉपिक पे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर्स। शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये आईपीओ क्या होता है? जब प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं उसे आईपीओ कहते हैं। आप आईपीओ से शेयर लो या आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर मार्केट के थ्रू लो, डीमैट अकाउंट खुलवाओ, जो भी करो, बट ये आपकी सही उम्र है शेयर मार्केट सीखने के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाएंगे। सिर्फ पेरेंट्स से बात करो, उनसे पूछो, और थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे आप गुल्लक में डालते हो ऐसे आप अपने शेयर्स में डालते चले जाओ। देखो कि आईपीओ कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है। अब वापस आ जाओ अपने सिलेबस पे, पैसे तो बढ़ाते ही जाना। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सेम, दिस इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। बायर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बोरोवर्स उसे लेकर उस पैसे से और पैसा बनाते हैं। इसमें आपको देखना है प्रोसेस, हाउस होल्ड, सेवर्स और फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, और इन्वेस्टर्स कौन है? बिजनेस। इसके साथ आपका फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट 4 काम करता है बेटा। फाइनेंशियल मार्केट 4 तरह के काम करता है। सबसे पहला क्या करता है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइज देम टू प्रोडक्टिव यूजेस। जो मेरे पास घर में बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा ही पड़े थे, मैंने बस अलमारी में बंद करके रखे हुए थे, अब मैंने उससे शेयर खरीद लिया, वो एक कंपनी के पास है और कंपनी उससे और पैसा कमा रही है। साथ में कंपनी पैसा कमाने के साथ साथ बेटा क्या कर रही है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होने से क्या हो रहा है? पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है। तो ये चेन घूमती है डेवलपमेंट की तरफ। आपको अपना पैसा हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने यूजेस के लिए बचाओ, सेफ्टी, वो एक गुड कॉम्बिनेशन है। अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो, जरूर करना। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, जब मर्जी आप उस शेयर को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 क्लिक ऑफ द माउस यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू कैश। फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी कैसे होती है बेटा? जो आपके शेयर्स की डिमांड और सप्लाई है, जहां वो इंटरसेक्ट करती है वहीं प्राइस फिक्स हो जाता है। डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं शेयर का प्राइस फिक्स हो जाएगा। तो ये है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। इसलिए हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पर चेंज होता है, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। reduce the cost of transaction, reduce the cost of transaction because there is a one common platform, financial market, जहाँ सेवर्स भी है, जहाँ बोरोवर्स भी एक दूसरे को ढूंढने के लिए किसी को कहीं नहीं जाना, तो यहाँ आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया, इसीलिए कोई आपकी अलग से कॉस्ट नहीं लगती है। ये आपने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सेम जो आपने ये पढ़े ना बेटे, ये सारे आपके फंक्शंस ही तो हैं, इन्हीं को अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फर्स्ट जो स्लाइड पे है, जो पीपीटी पे है, वो आपको साथ साथ रीड करना है। सिर्फ मेरे बोलने से नहीं चलेगा, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो, नोटबुक रखो, लिखते जाओ, और आपकी आंखें इन शब्दों को पढ़े। इसीलिए फॉन्ट साइज इतना बड़ा किया है। टारगेट 100 के साथ हम पढ़ रहे हैं। कई बार पढ़ चुके हो, स्कूल में पढ़ चुके हो, ट्यूशन में पढ़ चुके हो, लेकिन अभी आपको फाइनल पढ़ना है 100 मार्क्स टारगेट के साथ, ठीक है। तो आपने देखा फंक्शन, सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सेविंग तो कर सकते हो आप, सेविंग तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप उसे मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में चैनलाइज करो। ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर दो जहां कोई ना कोई उस पैसे से और पैसा बना सके। फिर फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। सेवर्स कौन है बेटे? हाउस होल्ड्स, हम लोग जो घरों में हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कौन है? जो उस पैसे से और पैसा बना रहे हैं। आपकी कंपनी है तो आप इन्वेस्टर हो गए। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट द सेविंग्स
एंड वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू अर्न इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। मान लो मैंने मारुति का शेयर 2003 में खरीद लिया होता, सिर्फ 125 रुपए का एक शेयर खरीदा होता मैंने, और मेरे पास तो बहुत पैसे थे, उस वक्त तो मैं टीचिंग शुरू कर चुकी थी। मान लो मैंने कि 125 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर खरीद लिए होते, 125 के आगे 000, और आज मेरे पास कितने पैसे होते 125 के आगे 000। चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मैंने 125 के हिसाब से 1000 शेयर खरीदे होते, ठीक है, 1000 शेयर, तो उस वक्त मेरे शेयर की वैल्यू होती 125, उसके साथ 000, 1,25,000। और आज जो एक शेयर की वैल्यू 125 से बढ़कर कितनी हो गई है बेटे, 16,000 हो गई है, अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। और एक मेरे पास कितने शेयर होते हैं ऑलरेडी, 1000 शेयर। तो देखो आज मेरे पास कितने रुपए होते, 6 0 लगाओ, या आपके पास, मेरा तो एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि आप खुद इन्वेस्ट कर सको। आप उस एज में हो जहां आप छोटी छोटी सेविंग्स को भी इन्वेस्ट करोगे, ये पैसा एक पेड़ की तरह बढ़ता है। 1,60,00,000, 1,60,00,000, सिर्फ 1,25,000 का कुछ ही सालों में 1,60,00,000 हो गया, कुछ ही सालों में, सिर्फ 22 साल हुए। तुम्हारे सामने है कैलकुलेशन, और ये तो मारुति का एग्जांपल है, कोई भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेयर फ्लक्चुएट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा पैसा शेयर में लगा दो, बिल्कुल नहीं। अ गुड कॉम्बिनेशन शुड बी देयर, ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, जहां आपके शेयर की डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, वहां आपके शेयर का प्राइस फिक्स हो जाता है। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इन कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बेटे, कन्वर्जन इन कैश, कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्जन इन कैश, कैश में कन्वर्ट करना। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आपके पास शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, जो आपने पैसे के मतलब डॉक्यूमेंट्स लिए हुए ना बेटे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। रेडी मार्केट में आप कभी भी उनका सेल परचेज कर सकते हो। ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैश को इजीली फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जब भी इन्वेस्टर चाहता है वो इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी सेविंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, या जब जरूरी है उसे जब भी पैसा चाहिए वो उन्हें सेल करके वापस से कैश में कन्वर्ट कर सकता है। इसी को कहते हैं, जब मर्जी आप कैश में कन्वर्ट कर लो, और जब मर्जी आप उसे सेल मतलब पैसे को इन्वेस्ट करके सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अब खरीदोगे तो सिक्योरिटीज बन जाएंगी, और अगर आप बेच दोगे तो आपके पास फिर से कैश आ जाएगा। आप फिर खरीद लो, फिर सिक्योरिटीज बन जाएंगी, फिर बेच दो, फिर कैश आ जाएगा। दिस इज लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विडिटी के बाद नेक्स्ट फंक्शन है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ वन कॉमन प्लेटफॉर्म जहां पर सेवर्स और इन्वेस्टर्स एक साथ मिलते हैं। और अब आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अगर कोई भी डाउट है। अभी तक आपने जो सीखा फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी डाउट होगा कमेंट करेंगे। जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, पढ़ने में कोई इश्यू आ रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आइडियाज पूछने हैं, टाइम टेबल बनवाना है, जो भी डाउट है प्लीज 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 पूछो। बट पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं या होने वाले। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सबसे पहले दो टाइप कौन कौन से? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट के भी दो टाइप्स हैं। कौन से दो? एक आपका है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा? जहां बिल्कुल नई सिक्योरिटीज खरीदते हो, सबसे पहले कंपनी ने जो शेयर इश्यू करे वो आपने डायरेक्ट खरीद लिया कंपनी से, ये न्यू इश्यू होता है। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जैसे कि सेकेंड हैंड चीजें होती हैं, सेम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का ही खरीदना बेचना चलता है। किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। और इसके बाद आ गया बेटे मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आपके सिलेबस में है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में नहीं है। 2 साल पहले तक के थे, बहुत सारे सैंपल पेपर से मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर से मिलेंगे, बट आपको नहीं करने। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म, लेस देन 1 ईयर। ये देखो, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से पहले जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से कम समय के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, दैट इज
मनी मार्केट। ड्यूरेशन क्या है बेटा, लेस देन 1 ईयर। पार्टिसिपेंट्स कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो कि म्यूचुअल फंड्स इशू कर रहे हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले क्या है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। लिक्विडिटी, हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, जितनी बहुत तेजी से आप इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत जल्दी से, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है। इसके बाद सेफ्टी, रिस्क कम है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना बेटे, जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस लिखोगे तब ये सारे पॉइंट काम आएंगे। जब आप मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस लिखोगे तब ये सारे काम आएंगे, क्योंकि ड्यूरेशन दोनों की देखेंगे, पार्टिसिपेंट्स दोनों का देखेंगे, सेफ्टी दोनों में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल मार्केट। ये देखो कैपिटल मार्केट एक चित्र के हिसाब से आपने समझने की कोशिश करो आप। यहाँ शेयर्स जो है, प्राइमरी मार्केट का मतलब है तो डायरेक्टली आपने ले ली, न्यू इशू, डायरेक्टली कंपनी ने आपको इशू कर दिया। लेकिन सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं। किसकी हेल्प से, स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प से। और वॉच डॉग की तरह कौन काम करता है, सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लिख लो ये पॉइंटर साथ साथ। अब आ गया कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है बेटा, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म कौन सी थी, जो लेस देन 1 ईयर थी, वो कौन सी थी, मनी मार्केट थी। जो 1 साल से ज्यादा के लिए है वो कौन सी है, वो कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट के फीचर्स आ गया ना, सेम पॉइंट्स। ड्यूरेशन ये मोर देन 1 ईयर, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले, लो इन्वेस्टमेंट आउटले। आप 10 रुपए का एक शेयर भी खरीद सकते हो। मतलब जो, जैसे वो मारुति का मैंने एग्जांपल दिया, 125 का आईपीओ इशू हुआ था, तो आप कितना भी शेयर इशू कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कंपनीज ना बाउंड्री सेट कर देते हैं कि मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट जरूरी है, तो वो आप कर सकते हो, या जब कहीं बाउंड्री सेट नहीं है तो आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, डिपेंड्स। ये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है ना बेटा, लिक्विड एज मार्केटेबल इन स्टॉक एक्सचेंज बट लेस एज कंपेयर टू मनी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज में एट 1 क्लिक ऑफ माउस यू कैन सेल योर सिक्योरिटीज, बट मनी मार्केट उससे भी तेज है, मनी मार्केट उससे भी तेज है, शॉर्ट टर्म है। और इसके बाद आ गया सेफ्टी। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि लंबे टाइम के लिए। यहाँ जो है रिस्कियर एज चांसेस ऑफ फ्रॉड्स आर हायर, कुछ ना कुछ फ्रॉड भी हो सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए ये भी पॉसिबल। आप बोलोगे मैम सेबी तो काम कर रहा है वॉचडॉग की तरह, फिर कैसे फ्रॉड हो सकते हैं, फिर भी चांसेस हैं, खत्म नहीं कर सकते ना बेटा, अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हाई होते हैं, जो कि मैंने मारुति सुजुकी के एग्जांपल आपको शुरू में ही दिया है। डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, देखो सबसे पहले क्या आ गया बेटा, ड्यूरेशन। मनी मार्केट 1 साल से कम और कैपिटल मार्केट 1 साल से ज्यादा। ड्यूरेशन बहुत क्लियरली एक एग्जांपल हो गया आपका, 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा, जिसमें आप टेबल में लिखोगे बेटा, चाहे 1 नंबर का भी डिफरेंस आता है ना, तो भी आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अगर डिफरेंस आए और आपने टेबुलर फॉर्म में नहीं दिया तो कोई मार्क्स नहीं मिलते। टाइम ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। पहले मनी मार्केट लिख लो, फिर कैपिटल मार्केट लिखो, हमेशा ऐसे ही रखो, बार बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मेट बना लिया, एक चीज सीख ली, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करा करो। पर्पस, ये वर्किंग कैपिटल नीड के लिए, शॉर्ट टर्म नीड के लिए, ये फिक्स्ड कैपिटल नीड के लिए। मनी मार्केट के थ्रू जो हम पैसा उठाते हैं ना बेटा, उससे वर्किंग कैपिटल नीड पूरा करते हैं। कैपिटल मार्केट के थ्रू जो पैसा उठाते हैं उससे फिक्स्ड कैपिटल नीड पूरा करते हैं। रिस्क, यहाँ कम रिस्क है और यहाँ हाई रिस्क है। रिटर्न, यहाँ फिक्स्ड और रिलेटिवली लोअर रिटर्न है, या अनप्रेडिक्टेबल है, शेयर आपके डूब भी सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली हाई रिटर्न होती है यहाँ पे आपकी। पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे आरबीआई, बैंक, कॉर्पोरेशंस है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल, फॉरेनर्स। इंस्टीट्यूशन शेयर खरीद सकते हैं, एज अ पर्सन मैं शेयर खरीद सकती हूँ, एज अ पर्सन आप शेयर खरीद सकते हैं, या फिर कोई फॉरेनर्स भी शेयर खरीद सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स एंड फॉरेनर्स। यहाँ पे कौन है बेटा, आरबीआई। आरबीआई कौन, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिफरेंट बैंक और डिफरेंट कॉर्पोरेशन। इन्वेस्टमेंट, यहाँ ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, वेरी एक्सपेंसिव पर यूनिट होता है। यहाँ अलाउ लो इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। ये जैसे मैंने बताया कि एक शेयर भी आप खरीद सकते हो कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेक करके। प्राइमरी मार्केट, तुम्हारी फेवरेट मार्केट, जो कि फर्स्ट हैंड है, जहाँ एकदम ताजा ताजा नई नई सिक्योरिटीज मिलती हैं। डायरेक्ट आप कंपनी से ही खरीदते हो, कंपनी ही इशू करती है, कोई और नहीं इशू कर सकता। कंपनी के शेयर है, कंपनी डायरेक्टली इशू करेगी, आप ले लेंगे। तो मीनिंग आपने देखा, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, क्योंकि यहाँ नए शेयर आप खरीदते हो। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फर्स्ट टाइम, बिल्कुल नए
पहली बार जैसे आपने शोरूम से नई नई कार निकाली है ना, वैसे ही पहली बार आप ये शेयर्स निकालते हो, प्राइमरी मार्केट से इशू कराते हो। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि आपको मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन तो पता होने चाहिए कि किस किस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। सबसे पहले बात करेंगे जनरल पब्लिक की। जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के लिए कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस, एक बुकलेट, एक स्मॉल बुकलेट जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल गिवन है, उसके एसेट्स, लायबिलिटीज और आगे वो कंपनी के टारगेट्स क्या है वो गिवन है। अगर एक सवाल आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या सिर्फ नई कंपनियां ही प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर इशू करती हैं या फिर एग्जिस्टिंग कंपनियां भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर इशू कर सकती हैं? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स और जाने से पहले मुझसे पूछ के जाना, ठीक है। सवाल क्या है, क्या सिर्फ नई कंपनियां प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती हैं या फिर एग्जिस्टिंग पुरानी कंपनी भी शेयर इशू कर सकती है? ठीक है, इसका सवाल का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो पब्लिक को जब आप देते हो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, आपने इनवाइट किया सब्सक्रिप्शन के लिए जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके। दूसरा है ऑफर फॉर सेल, कंपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। कैसे सेल कर देती है बेटा, देखो, कंपनी सेल सिक्योरिटीज एट एन एग्रीड प्राइस टू ब्रोकर्स हु इन टर्न रीसेल टू द जनरल पब्लिक। कंपनी सारे एक ब्रोकर, कुछ ब्रोकर्स को दे देगी और ब्रोकर्स आगे जनरल पब्लिक को दे देंगे, इसे कहेंगे ऑफर फॉर सेल। और अगर कंपनी किसी की मदद नहीं ले रही, खुद ही कर रही है, तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दोनों ही तरीके से जाएंगे जनरल पब्लिक के पास ही। इसके बाद बेटा है राइट इशू। राइट इशू में एक वर्ड याद रखना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू में क्या याद करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ऑलरेडी आपके शेयर जिसने खरीदे हुए हैं ना, आप उनको दे देते हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको आप पहले देते हो कि भाई तुम हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हो, तुम शेयर खरीद लो, पहले तुम ले लो। और इसको ना हम एक प्रोपोर्शन में देते हैं, एक रेशियो में देते हैं, जैसे 10:1 कि अगर उसने 10 शेयर लिए हुए हैं तो अब आपने एक दे दिया, या 100:1, कोई भी एक रेशियो हो सकती है, किसी एक रेशियो में हम उनको दे देते हैं। और इसी को हम कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं बेटा, राइट इशू की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट आप पर पहले है, वो काफी टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपका राइट इशू के बाद नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। यहाँ क्या करना है आपने, ना तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ना आपने ब्रोकर को दिए, ना आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए। यहाँ आप क्या करोगे, ये था आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने क्या किया, you issue your shares to few sophisticated investors only like UTI, like LIC। आपने कुछ sophisticated investors को ही शेयर दे दिए, जिसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हो। एक साथ ही दे दिया आपने, कहीं अलग अलग इंडिविजुअल्स को देने की कोशिश नहीं की। IPOs, जो होता है ना बेटा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है। किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। जब ऑनलाइन पे आप सारे शेयर इशू कर देते हो, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। इश्यू ऑफ कैपिटल टू पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज है। ये फर्स्ट टाइम ही कंपनी ही डील कर रही है, मालिक कंपनी ही है। ये है आपकी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। द कंपनी रेजिंग न्यू कैपिटल, कंपनी न्यू कैपिटल रेज की, चली और सिस्टम के थ्रू, IPOs के थ्रू। यहाँ ध्यान दो, कंपनी खुद नहीं आएगी, आप उसके दरवाजे पे, गेट पे लाइन लगा के नहीं खड़े हो जाएंगे। ये सारे सिस्टम्स है ऑनलाइन, उन्होंने आपके लिए डाल दिया है। IPOs, जैसे मैंने अपने मोबाइल में ग्रो ऐप डाउनलोड की हुई है, आपके पेरेंट्स के पास भी होगी, या सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि डीमैट अकाउंट क्या है, कैसे खुलता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों डीमैट की जरूरत पड़ी। तो ये IPOs जो है, यहाँ आपके पास आ गया ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, IPOs। ये 5 तरीके हैं जिससे कि आपने शेयर इशू कर दिए जनरल पब्लिक को। और इसके बाद आ जाता है सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड हैंड मार्केट, एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीदना बेचना। एक बार कंपनी ने ऑलरेडी इशू कर दिए, बट अब उस पर्सन को पैसे की जरूरत है, तो वापस कंपनी में बेचने नहीं जाएगा। कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कभी नहीं कर सकती, इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। तो यहाँ अब उस पर्सन को पैसे चाहिए शेयर के बदले, वो कहाँ से लेगा, वो सेकेंडरी मार्केट से लेगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लेगा। सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग क्या है बेटा, सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो। सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से, स्टॉक मार्केट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट सब एक ही बात है, बट मीनिंग लिखते वक्त आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज।
विद सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग, जो कि एक बार ऑलरेडी सेल हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है बेटा? एक इंस्टीट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जो कि आपको हेल्प कर रहा है, जो कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है टू बाय एंड टू सेल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो बेटा? सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सब एक ही बात है। ये करने के बाद आपका आ गया एक एग्जाम्पल कि भाई आप फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हो। अगर आप ये मान लो कि पूरा एक जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, पूरा शॉपिंग मॉल है, वो फाइनेंशियल मार्केट आप मान के चलो। वो शॉपिंग मॉल जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी मिल रहा है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है उसे आप क्या कहते हो? जो लॉन्ग टर्म के लिए मिल रहा है उसे आप कैपिटल मार्केट से शो कर रहे हो, और जो शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है उसे आप मनी मार्केट से शो कर रहे हो। ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इसी शॉपिंग मॉल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रीसेल हो रही है, जहां पुरानी चीजें खरीदी और बेची जा रही है। तो फिर से बता रही हूँ, जो आपका फाइनेंशियल मार्केट उसे एक बड़ा मॉल मान लो जहां नया पुराना सब है, जहां पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब है। जो शॉर्ट टर्म है वो मनी मार्केट है, और जो लॉन्ग टर्म है वो कैपिटल मार्केट है। ठीक है। फिर जो रीसेल हो रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज है। फिर से बता दूं, जो बिल्कुल नया है वो क्या हुआ बेटा? मनी मार्केट। और जो शॉर्ट टर्म था वो मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म है वो कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में जो बिल्कुल नया है वो प्राइमरी, और जो पुराना हो गया वो सेकेंडरी। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म है मनी मार्केट, जो लॉन्ग टर्म है कैपिटल मार्केट, और जो बिल्कुल न्यू है प्राइमरी, और जो पुराना है वो सेकेंडरी। रीसेल जहां हो रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज इज क्रिटिकल ऑर्गेनाइज्ड सबसेट ऑफ पार्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम। फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम का एक पार्ट है, इंस्टीट्यूशन है, जो आपको हेल्प कर रहा है पुरानी सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने में। ये देखो, जब तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया था, लोग फिजिकली जाते थे, एक जगह पर खड़े होते थे, इकट्ठे होते थे, वहां पर बोली लगती थी, वहां शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे, बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं, फॉर सेल, बाय। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद सब कुछ प्लेटफॉर्म पर है, एट वन क्लिक ऑफ माउस, कहीं पर बैठकर भी आप अपने शेयर खरीद बेच सकते हो। ये है सेकेंडरी मार्केट, बाय एंड सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स, कंपनी नॉट इन्वॉल्व, कंपनी कहीं नहीं है, लोग एक दूसरे को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। और अब ये सिस्टम किससे हो रहा है बेटा? ऑनलाइन होता है। क्यों? क्योंकि डीमैटेरियलाइजेशन हो चुका है। चलो आपको अभी थोड़ा सा बता ही देती हूँ डीमैटेरियलाइजेशन क्या है। वैसे तो आगे भी बताएंगे। ये जो इनके हाथ में शेयर्स है ना बेटा, ये जो इनके हाथ में शेयर्स हैं, ये फट सकते हैं, ये चोरी हो सकते हैं, इनमें आग लग सकती है, अगर फ्लड आ गई तो ये बह सकते हैं। ठीक है। और अगर ये शेयर ही खो गए, तो क्या फिर क्या बचेगा इनके पास? ये तो बेचारे लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है ना, इन्हें ऑनलाइन फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया गया है। ऑनलाइन ये चोरी हो जाए, फट जाए, खो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में है ये। इसीलिए हमने उसको नाम दे दिया डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, कि जो मेटेरियलाइजेशन है इसको डीमैटेरियलाइजेशन कर दिया हमने। ठीक है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइजेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीमैट अकाउंट। क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिख देना, पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके बाद आ गया डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, मेजर वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। प्राइमरी मार्केट फिर से देख लेते हैं, वैसे आप पढ़ चुके हो, याद भी हो चुका होगा। प्राइमरी मार्केट क्या है बेटा? न्यू सिक्योरिटीज के लिए थी। किसके लिए थी? न्यू सिक्योरिटीज के लिए थी। प्राइस यहाँ कंपनीज डिसाइड करती है, और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई से होता है। मैंने आपको सिखाया था कि जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट करेंगे ये प्राइस हो जाएगा। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट करेंगे वो प्राइस हो जाएगा। कोई आपको पेपर में बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई से प्राइस कैसे सेट होता है। यहाँ प्राइस कौन सेट करता है? कंपनी। इसके बाद है बाइंग एंड सेलिंग। कंपनी सिर्फ इशू करती है बेटा, कंपनी सिर्फ इशू करती है, दोबारा बाय बैक नहीं करेगी।
और यहाँ पर एक्सचेंज होता रहता है ओनरशिप, जब मर्जी बेचो, जब मर्जी खरीदो, 50 बार बेचो, 50 बार खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ सिर्फ न्यू, यहाँ पे एग्जिस्टिंग, यहाँ पे कंपनी प्राइस फिक्स करती है, यहाँ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस सेट हो जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग होती है कंपनी से, और यहाँ पे एक्सचेंज होती रहती है ओनरशिप की, लोग एक दूसरे को खरीदते बेचते रहते हैं। लोकेशन, कोई भी कंपनी कहीं भी खुल सकती है ना, तो कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बट सेकेंडरी मार्केट की ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स है। दो ही है हमारे, बीएसई और एनएसई, बीएसई और एनएसई। अब फिर से एक कमेंट करना है आपको, इसकी और इसकी फुल फॉर्म लिख दो। पहले आपको पूछा था मैंने, पिछले कमेंट करने के लिए बोला था, उसका जवाब बता देती हूँ। पहले आपसे पूछा था कि क्या सिर्फ नई कंपनियां प्राइमरी इशू कर सकती हैं प्राइमरी मार्केट में, या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी भी कर सकती है? तो जवाब है कि नई कंपनियां तो करती ही करती हैं, एग्जिस्टिंग कंपनियां भी प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर इशू कर सकती हैं। कैसे, समझाती हूँ। आप बैलेंस शीट में लिखते हो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कि आपने कितनी ऑथोराइज करी थी और कितनी इशू हुई। मान लो आपने सोचा कि पूरी लाइफ में आपकी कंपनी 50 करोड़ रुपए के शेयर इशू करेगी। आपको जरूरी नहीं है कि आप 50 करोड़ एक साथ मंगाओ, आपने शुरुआत में 10 करोड़ ही मंगाए, बाकी बाद में मंगा लो आप, ठीक है। तो जब बाद में मंगाते हो तो इसका मतलब ये होगा कि पुरानी कंपनियां भी शेयर इशू कर सकती हैं प्राइमरी मार्केट में, नए शेयर इशू कर सकती हैं। तो पिछले सवाल का जवाब हुआ हाँ। और अब आपका अगला सवाल दे दिया मैंने, बीएसई और एनएसई की फुल फॉर्म लिख दो जल्दी से, और फिर जब मैं आपको तीसरा सवाल दूंगी, जब हम इसका आंसर आपको बता देंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ डायरेक्टली कैपिटल फॉर्म हो जाती है, क्योंकि कंपनी के पास सारे के सारे फंड्स चले गए। आप जनरल पब्लिक ने या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स ने शेयर खरीदे और बदले में पैसा कंपनी के पास चला गया। यहाँ जो है ना, इनडायरेक्टली प्रमोट बाय इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, इनडायरेक्टली शेयर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो इनडायरेक्टली पैसा इंक्रीज हो रहा है, बट प्राइमरी में डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको नोट कर लेना है, और अगर नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। बट बेटर और बेस्ट है कि वीडियो को पॉज करो, लिखो। जितने मिनट की वीडियो है ना, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टाइम लगता है आपको, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। जो टॉपिक आपको नोट करना है उसे पॉज किया करो, इसलिए मैं साइड हो जाती हूँ बोर्ड से, और फिर लिखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, लेटे लेटे फोन हाथ में लेके ये पढ़ाई नहीं होगी बेटा। बिजनेस स्टडीज स्कोरिंग है, आपने टारगेट 100 लिया है, आपके लिए पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। तो आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ ही याद होता है, और अपने हाथ से लिखोगे तभी आप एमसीक्यूज, ट्रिकी क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर आइडेंटिफाई कर पाओगे। 90 तो हर कोई ले आता है बिजनेस स्टडी। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी डाउट है अभी तक का, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, आप डाउट पूछ सकते हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बना के रखना, इजीएस्ट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में ये सिखाया जा रहा है कि पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो, पूरी लाइफ काम आने वाला चैप्टर है ये, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट बेटा, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज अभी थोड़ी देर पहले आपको याद कराया था कि स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन? जो कि आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है, जिसपे आप आकर शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हो। बाय कौन करेगा बेटा? जो सेवर्स है, जिसके पास पैसा है, पैसा दे दिया, शेयर बाय कर लिए। सेल कौन करेगा? जिसे पैसा चाहिए, पैसा उठा लिया, शेयर सेल कर दिए। शेयर का मतलब आप उसे प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाते हो। चैप्टर 9 पढ़ो जाके, चैप्टर 9 में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, functions of stock exchange providing liquidity and marketability of existing shares। liquidity मतलब कैश में कन्वर्जन, और सिक्योरिटीज में कन्वर्जन, वो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये तो तुम्हें रट चुका है कि शेयर्स का प्राइस, सिक्योरिटीज का प्राइस कैसे सेट होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को मीट कर जाता है। डिमांड और सप्लाई, ये डिमांड लिखा है आपका, ये सप्लाई लिखा है, यहाँ ये जहां मीट कर जाएगा वहां आपका प्राइस सेट हो जाएगा। अगला है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। सेबी इज वर्किंग एज वॉचडॉग। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आपके साथ फ्रॉड होने ही नहीं देता। तो यहाँ आपकी सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन की जिम्मेदारी सेबी की है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी आपको बताया था। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा एक सही जगह पे इन्वेस्ट हो गया, कंपनी उससे और कमा रही है, और कमा रही है, और कमा रही है,
लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उनकी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। अगर आप कमा रहे हो तो आप टैक्स भरते हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन चला गया, तो ये हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेविंग करके। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि शेयर में इशू करना चाहिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया। आप सबके सब नहीं तो आप में से कुछ लोग तो पेरेंट्स से बात करेंगे, कुछ लोग तो सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर। जो पैसा आपका मन है कि खराब कर दूं, बर्बाद कर दूं, चलो कोई बात नहीं, उड़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, चलो पार्टी कर लेते हैं। हो सकता है आपके मन से एक आवाज आए कि यार मैं शेयर्स में डालकर ही देख लूं, पेरेंट्स की हेल्प से आप वो कर सकते हो। तो दिस इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, और यही सिखाने के लिए सीबीएसई ने आपके सिलेबस में चैप्टर भी डाला है। दिस इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। क्या तरीका है बेटा, आपको ये देखना है कि आपने कब खरीदा, जब महंगा हो गया आपने सेल कर दिया, तो एक रेस्ट्रिक्टेड और कंट्रोल्ड मैनर में आपके शेयर के प्राइस बढ़ते जाते हैं। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जिसे आप SBTs कह सकते हो। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है बेटा, ये देखो, स्टॉक एक्सचेंज, लोग सिस्टम पे बैठे हैं और सिस्टम पे बैठ के एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है शेयर मार्केट का, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है शेयर मार्केट का, आगे वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है जिस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट आपको इस एज में भी ट्रेडिंग में नहीं जाना, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। आपको पता होना चाहिए, थ्योरी क्लास है। ट्रेडिंग क्या है? नेशनल NSE, कंप्यूटर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इट इज रिप्लेस्ड ओल्ड मेथड ऑफ शाउटिंग ऑर्डर्स ऑन द फ्लोर। अभी आपने पीछे की इमेज में देखा था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, सब अपने अपने शेयर बेचने के लिए तैयार थे, काफी लोग खरीदने के लिए आए हुए थे। तो वो जो शाउट कर करके फ्लोर पे जाके लोग बेचते थे वो खत्म कर दिया है। अब सबका सब ऑनलाइन आ गया है, सबका सब ऑनलाइन आ गया है, स्क्रीन बेस्ड हो गया है। गोल क्या है? ताकि मार्केट हाईली एफिशिएंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, सबको कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा दिखता है प्लेटफॉर्म। और भी फेसेस हैं जहां ग्रीन रेड कैंडल्स दिखती है आपको, प्राइस बढ़ते घटते दिखते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोसीजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक सब इंपॉर्टेंट थे, बट अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा मार्क्स का आने के चांसेस किसके हैं, तो इस टॉपिक के, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोसीजर। ठीक है बेटा, हो सकता है कुछ स्टेप दे दिए जाए केस स्टडी में और कुछ आइडेंटिफाई करने हो। कोई स्टेप आइडेंटिफाई दे दिया और बोला कि इसके अगला स्टेप बताओ या इसके पहले वाला स्टेप बताओ, तो आपको रटने नहीं है, बस बार बार सुनने हैं, बार बार समझने हैं। और जो नेक्स्ट सीरीज हमारी होगी NCERT रीड कराने वाली, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, तो सबसे पहला काम है आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए जो आपके शेयर आपको खरीदने बेचने में हेल्प करेगा। ब्रोकर को क्या हम मार्केट में ढूंढने निकलेंगे? नहीं बेटा, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो बैंक, जो भी प्लेटफॉर्म से आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हो, वो डायरेक्टली आपको ब्रोकर दे देता है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ स्पेक्युलेटर इन्वेस्टर। यहाँ आपने सीखा कि जो इन्वेस्टर है ना बेटे, वही स्पेक्युलेटर है, जो इन्वेस्टर है वही कौन है? स्पेक्युलेटर है। क्लियर? द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट एंड क्लाइंट रजिस्ट्रेशन बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल। सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, वो ऑनलाइन भी आप साइन कर देते हो अपनी परमिशन देके, जैसे आई एग्री टिक वाला होता है ना। ही हैज ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन अदर, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है बेटा? कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करने के लिए आप पैन नंबर सबसे पहले देते हो। क्या देते हो? पैन नंबर, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए ये मैंडेटरी है। बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी, क्योंकि बैंक में ही तो पैसा आएगा जाएगा। डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल आपको देनी है, और ब्रोकर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा आपके नाम पर। और आप कौन हुए? इन्वेस्टर, जो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कि ब्रोकर क्या क्या काम आपके लिए कर रहा है। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद ओपनिंग डीमैट अकाउंट। चलो जल्दी से डीमैट की फुल फॉर्म लिख दो कमेंट सेक्शन में, डीमैट की फुल फॉर्म। अब मैंने कहा था जब आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगी तो पिछले क्वेश्चन का मतलब आपको बता दूंगी। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे BSE एंड NSE की फुल फॉर्म पूछी थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब मैंने आपसे पूछी है डीमैट की फुल फॉर्म, जो आप लिख देंगे। इसके साथ आपने डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपके बैंक अकाउंट से ही कनेक्टेड होता है ये। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होल्डिंग ट्रांसफॉर्म सिक्योरिटीज, एक बार इसे पूरा रीड कर लो बेटा। द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमैट अकाउंट,
डीमैट अकाउंट कौन खोलेगा? इन्वेस्टर आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा, आपके बैंक के थ्रू खुलेगा, और with a depository participant for holding and transferring securities in the demat form. डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का होना यहाँ जरूरी है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को आप डीपी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? डीपी बोलते हो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को। अब ये क्या करेगा? डीमैट फॉर्म में आपको सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देगा। आपका एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और इसके बाद सिक्योरिटीज मार्केट में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ये देखो, हे शेयर्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग, और अब आप डीमैट अकाउंट खोलने के साथ साथ शेयर खरीद बेच सकते हो। डिपॉजिटरी कौन है बेटा? दो डिपॉजिटरी हैं हमारे इंडिया में, NSDL और CDSL। NSDL CDSL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, एसर्शन रीजनिंग में या कहीं आपसे पूछी जा सकती है। ट्रेडिंग प्रोसीजर का थर्ड स्टेप आ गया प्लेसिंग द ऑर्डर। थर्ड स्टेप आ गया प्लेसिंग द ऑर्डर। सबसे पहले क्या था? ये देखो, सबसे पहले आपने ब्रोकर सिलेक्ट किया था, ब्रोकर सिलेक्ट करके आपने डीमैट अकाउंट खोल लिया था, और अब ब्रोकर भी आ गया, डीमैट अकाउंट भी हो गया, तो अब आप ऑर्डर प्लेस कर दो। ऑर्डर प्लेस कर दो, और जो आपका ऑर्डर जैसे ही मैच हो जाएगा आपको वो शेयर मिल जाएंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको अपने ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दो आप। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट मतलब जो आपने मांगा था वो मिल जाएगा। ट्रेड मैच्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। यहाँ देखो बेटा, ब्रोकर जो है ना ऑनलाइन कनेक्ट करता है आपको। किससे कनेक्ट करता है? ऑनलाइन कनेक्ट करता है ब्रोकर आपको मेन स्टॉक एक्सचेंज से, और आपके शेयर को बेस्ट प्राइस पे मैच करवाता है, ढूंढता है। ये मैच कैसे होता है? आपके शेयर को बेस्ट प्राइस पे मैच कराएगा। क्या आप खरीदना चाह रहे हैं, क्या आप बेचना चाह रहे हैं, दोनों में ही आपको अपने ब्रोकर की मदद लेनी पड़ेगी, और ब्रोकर ये कम्युनिकेट कर देगा आपके ऑर्डर को कि भाई एग्जीक्यूट हो जाए। और एग्जीक्यूट कैसे होगा? क्या ब्रोकर जाके करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली वो आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन। ब्रोकर का आपको क्या देगा? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा कि लो भाई आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेडिंग प्रोसीजर में आ गया कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट। जो आपने शेयर खरीदे उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी तो बनेगा। किसका काम है ये सब? ये सब ब्रोकर का ही काम है। ब्रोकर को ही आपने हायर किया, उसी को आप पैसे दे रहे हो, तो ब्रोकर इशू करेगा। क्या इशू करेगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे क्या लिखा होता है बेटा? उस कॉन्ट्रैक्ट नोट पे लिखा होता है सबसे पहले प्राइस कि कितने का है, ठीक है, कमीशन। फ्री में थोड़ी काम करेगा ब्रोकर हमारे लिए, कमीशन लेगा, तो कमीशन लिखा होता है। एक यूनिक ऑर्डर कोड लिखा होता है। यूनिक क्यों? क्योंकि हर एक का अलग अलग होता है, कोड लिखा होता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए स्टॉक एक्सचेंज में, वो सब उस पर प्रिंटेड होता है। तो क्या क्या होता है बेटा? प्राइस, और उसके बाद कमीशन, कमीशन के साथ आपका एक कोड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है आपको कौन देगा? ब्रोकर देगा। क्लियर? तो ब्रोकर ने कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दिया आपको। 5 स्टेप हो चुके हैं आपके, और छठा स्टेप हो गया सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब आपने ले तो लिया, अब आपको पैसे देने हैं भाई, पैसे देने हैं। तो सेटलमेंट शुड बी डन इन T+2 डेज। जो टाइम है वो प्लस 2 दिन आपको और मिल जाते हैं। द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बोर्ड, दिस इज कॉल्ड पे इन डे। अगर आप एक दिन में दे रहे हो तो पे इन अ डे, जिसे आप T+1 कहते हो। ठीक है, इसके बाद आपके आ गया T+2 डे। तो जो टाइम था उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए आपको। कितने दिन एक्स्ट्रा मिल गए? 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। द एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। फिर से पढ़ते हैं। सेटलमेंट शुड बी डन इन T+2 डेज। इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर कैश फॉर द शेयर, दिस इज कॉल्ड द पे इन डे। जब आपने शेयर के लिए कैश दे दिया तो वो T+1 डे हो गया, और जब वो पेमेंट अगले ब्रोकर को मिल गई तो वो T+2 डे हो गया, पे आउट डे। तो आपने क्या सीखा? पे इन डे एंड पे आउट डे। ये था T+1 और ये था T+2, अगला दिन।
एक दिन, अगला दिन। द ब्रोकर देन हैज टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट डे। ब्रोकर को पेमेंट इन्वेस्टर को करनी पड़ती है 24 आवर्स ऑफ पे आउट डे, पे आउट डे के 24 आवर्स के अंदर। ये देखो पूरा प्रोसेस आपको यहाँ बता दिया है। इसके साथ एडवांटेज, वी फॉलो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। क्या फायदे हैं इसके बेटा? सबसे पहला फायदा तो ये है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, इजीली आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। दूसरा है इम्प्रूव लिक्विडिटी टू द मार्केट, जब मर्जी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोवाइडिंग सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म है जहां आप खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो, जितनी मर्जी बार खरीदो जितनी मर्जी बार बेचो। एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है, कोई भी कभी भी कैसे भी देखे। फैसिलिटेट एफिशिएंट प्राइस फिक्सिंग, प्राइस बिल्कुल इजीली आप चेक कर सकते हो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रही है, तो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद फैसिलिटेट एफिशिएंट प्राइस फिक्सिंग, प्राइस आपने चेक कर लेने हैं। इंक्रीज एफिशिएंट ऑपरेशन, कोई रिस्क ऑफ एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एफिशिएंटली हो रहा है। इम्प्रूव लिक्विडिटी टू द मार्केट, लिक्विडिटी मतलब कन्वर्जन इन कैश, बिल्कुल इजीली हो जाता है। और साथ में प्रोवाइड सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सेल परचेज कर सकते हो सिंगल फॉर्म में। ये है आपका डाउट का पेज, मुझे सवाल पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट है। लगता तो नहीं है कि कोई डाउट होगा, इंटरेस्टिंग है, चैप्टर बोरिंग नहीं लगना चाहिए, बीच में पानी पी लो, कॉफी पी लो, लेकिन रील स्क्रॉल मत करना, फोन पे किसी से बात मत करना। जब आप पढ़ो तो कोशिश करो मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा के लैपटॉप से पढ़ो, मोबाइल से आपको वर्ड्स कंटेंट पूरे पूरे नहीं दिखेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करो, कमेंट करो, पूछो। और इसके बाद आपका आ गया डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट। तो बेटा द डिपॉजिटरी सिस्टम, द फिजिकल सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहाँ पे हमने डिपॉजिटरी सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप बार बार पढ़ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना बेटा, ये वो कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड है, और इसी को आप कहते हो डीमैटेरियलाइजेशन। डीमैटेरियलाइजेशन से आपने अकाउंट खोला, और डीमैट की शॉर्ट फॉर्म क्या, डीमैटेरियलाइजेशन की क्या है बेटा शॉर्ट फॉर्म? डीमैट अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे आप आ चुके हो, कंप्यूटर के थ्रू आप सेल परचेज कर सकते हो। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। 2 कौन सी है जल्दी से याद कर लो, अभी इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ ये रही, अभी आपको बताई भी थी मैंने, फिर से लिख लो, अब नोट कर लो, NSDL और CDSL, NSDL एंड CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। देखो बेटा ये एस सिक्योरिटीज है और ये एस सर्विसेज है, कंफ्यूज नहीं होना, ये एस सिक्योरिटीज है और ये सर्विसेज है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इस चैप्टर में कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म आई है, RBI आया था, सेबी आया था, BSE NSE आया था, CDSL NSDL आया है, तो इनको शॉर्ट फॉर्म्स को सारे एक साथ लिख लो, हो सकता है तो बुक में जहां चैप्टर शुरू हो रहा है सारे एब्रीविएशंस वहीं लिख लो। इसके साथ आपका डिपॉजिटरी के बारे में, डिपॉजिटरी कौन है बेटा? एक इंस्टीट्यूशन, जहां आपने डीमेट अकाउंट खोला है ना, वो इंस्टीट्यूशन डिपॉजिटरी है, क्योंकि वो आपके सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड रख रहा है अपने पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। किसके थ्रू? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है बेटा? आपने डीमैट अकाउंट खोला, आपने रिक्वेस्ट फॉर्म कर दी, फिर आपने शेयर सर्टिफिकेट जो भी आपके थे ऑलरेडी आपके पास फिजिकल फॉर्म में वो आपने सबमिट कर दिए, फिर DP की वेरिफिकेशन हो गई, कंपनी को वो भेज दिए गए सर्टिफिकेट, आपके वेरिफिकेशन हो गई, और जब वेरिफिकेशन हो गई कि हाँ आपने जो फिजिकल फॉर्म में शेयर सबमिट किए वो बिल्कुल सही है, ओरिजिनल है, तो डीमैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये जो आपका ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट था ना कागज, वो कन्वर्ट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट, शेयर्स को सेव रखना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। DP शुड बी आइडेंटिफाइड, क्या कर रहे हैं बेटे हम? ये
डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको डीपी आइडेंटिफाई करना है, फॉर्म फिल करना है, आपको फिजिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर देने, यही वाला समझा रही हूँ, ये जो अभी समझा है, ठीक है। आपको फॉर्म फिल कर देना, आपके जो ओरिजिनल शेयर थे वो सबमिट कर देने हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक वाइल बाइंग गिव डिटेल्स ऑफ डीमैट अकाउंट फॉर ऑटोमेटिक क्रेडिट, अगर आप बाय कर रहे हो तो फिर डिटेल दे दो, और अगर सेल कर रहे हो तो डीपी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं सेल कर रहा हूँ। ब्रोकर इंस्ट्रक्ट डीपी फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर, ब्रोकर कह देगा डीपी को कि भाई शेयर डिलीवर कर दो। ब्रोकर रिसीव पेमेंट, ब्रोकर को पेमेंट मिल जाएगी और इसके साथ T+2 डेज में सेटल हो जाएगा। T+1 क्या था, पे इन डे, और T+2 क्या था, पे आउट डे। समझ में आ रहा है। इसके साथ है डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट। डिपॉजिटरी सर्विसेज एंड डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी सर्विसेज के बेनिफिट, सबसे पहले मैंने बताया था जो आपके फिजिकल शेयर्स हैं, जैसे कि मान लो आपके शेयर्स इस तरीके से आपके पास रखे हैं, तो ये फट सकते हैं, ये चोरी हो सकते हैं, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, गुस्से में आपका दोस्त ही फाड़ दे, ये ले रख ले अपने शेयर, ठीक है। तो अगर वो ऑनलाइन पे आपके पास सेव होगा तो ये खतरा नहीं रहेगा। क्लियर हो गया बेटा। तो ये रिस्क खत्म हो जाता है। इन्वेस्टर जो है नीड नॉट टू फिल अप ट्रांसफर डीड एंड पे ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी, कुछ ट्रांसफर डीड ट्रांसफर स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन ही दूसरे के नाम पे ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, फ्रॉड की कोई संभावना नहीं रहती और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और आस्क योर डाउट्स इफ एनी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेंथी भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, सिर्फ आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, और आपने ध्यान दिया तो एक ही चीज बार बार आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, फुल फॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी काम कर रहा है, बिल्कुल न्याय कर रहा है, कोई भी फ्रॉड कंपनी को आप तक नहीं आने देगा। कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने से पहले पूरी डिटेल चेक की जाती है। बिकम एन ऑटोनोमस बॉडी ऑन 12 अप्रैल को ये एक बॉडी तैयार हो गई थी सेबी, और 1992 में पावर जो मिली सेबी एक्ट 1992 में इंडिया पार्लियामेंट में मिल गई थी, और फिर सेबी ने काम शुरू कर दिया था। सेबी वो सेटअप टू मीट द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप, 3 ग्रुप का काम सेबी स्पेशली देख रही है। सबसे पहले इशूअर, वो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, ताकि वो फेयरली और इजीली शेयर इशू कर सके। तो सेबी सबसे पहले किसको देख रही है बेटा, इशूअर, जो इशू कर रहा है, देखना है कि वो फेयरली और इजीली इशू कर पाए, गलत भी ना करे, और सही कर रहा है तो उसे मुश्किलें भी ना आए। ये काम किसका है बेटे, सेबी का है ये। फिर इन्वेस्टर्स को देखता है, इन्वेस्टर्स मतलब आप जो अपने पैसे लगा रहे हो, तो यहाँ सेबी का काम है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यहाँ सेबी का काम क्या है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। फिर इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज वो ब्रोकर जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन इंटरमीडियरीज को भी एडिकेट और एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि वो अपनी सर्विसेज रेंडर कर सकें। वो जो ब्रोकर्स हैं उनको एक इतना बढ़िया स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, सिस्टम मिलना चाहिए कि वो आपको एज इन्वेस्टर और कंपनी एज इश्यूअर उन दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो किस किस के लिए काम कर रहे हैं, इश्यूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए और इंटरमीडियरीज के लिए। किसके लिए, इश्यूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए एंड इंटरमीडियरीज के लिए। किसका काम था बेटे, ये किसका काम था, पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 3 ग्रुप के लिए काम करते हैं। 3 ग्रुप कौन से, इश्यूअर, इन्वेस्टर एंड इंटरमीडियरीज। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पर्पस क्या है, सेबी चाहता क्या है। पहला, रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना, प्रोटेक्ट करना एंड डेवलप करना। रेगुलेट, रेगुलेट में क्या है बेटा, रेगुलेट में है हमारा कि हमें सेबी ने ये देखना है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सारे काम चले, प्रॉपर ऑर्डरली फंक्शन हो, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करना है, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको गाइड करना, आपको एजुकेट करना कि आप कैसे इंडिविजुअली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अकेले खुद इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी बैठा हुआ है। सेबी आपको गाइड कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, साथ में आपको प्रिवेंट कर रहा है ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। आपको प्रिवेंट करने का काम भी सेबी कर रहा है। सेल्फ रेगुलेशन बनाता है, एक्चुअल में चेक करता है आप
को फ्रॉड होने से बचाता है, सामने वाली कंपनी को डिटेल चेक करता है कि कोई गलत कंपनी तो नहीं है, सही कंपनी शेयर इशू कर रही है, क्या कंपनी पूरे रूल रेगुलेशन गाइडलाइन के साथ शेयर इशू कर रही है। फिर रेगुलेट एंड डेवलप करता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलर इशू करता रहता है कि भाई इसी तरीके से चलना है, यही फेयर प्रैक्टिस करनी है, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हैं, इन सबको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको इससे ज्यादा नहीं लेना, आपको ये ध्यान रखना है, आपको प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। तो ये सारे डेवलपमेंट फंक्शन में आ जाएंगे आपके। और इसके साथ हो गया आपका फंक्शंस ऑफ सेबी, यही वाले फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है बेटा। यहाँ आपने शुरू किया था ना ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, और अब आ गया फंक्शंस ऑफ सेबी। ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, चाहता क्या है, और फंक्शंस मतलब करता क्या है। अब आप जो चाहते हो वही तो करते हो, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो करता क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव मतलब बचाता है, किससे बचाएगा बेटा, फ्रॉड से बचाएगा। किससे बचाएगा, फ्रॉड से बचाएगा। और किससे बचाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाएगा। कोई भी मिसलीड स्टेटमेंट, आपको कोई झूठी स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा, उससे बचाएगा। ये जो वर्ड में अंडरलाइन कर रही हूँ इनको जरूर लिखो साथ में। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्राइस रिगिंग, RIGGING। प्राइस रिगिंग क्या होता है बेटा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना वो ग्रुप बना लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ग्रुप बना लेते हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ या तो शेयर्स खरीद लेते हैं या बेच देते हैं। एक झूठी अफवाह फैला देते हैं कि शेयर्स के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, खुद से खरीद के, और बहुत बढ़ रहे हैं सोच के जनरल पीपल भी खरीदते हैं और वो एकदम से बेच देते हैं। तो जो एक झूठी अफवाह क्रिएट करना है ना शेयर मार्केट में, वो प्राइस रिगिंग है, ताकि ये फायदा उठा सके। लेकिन इस प्राइस रिगिंग को रोकने का काम कौन करता है, सेबी करता है। ये इलीगल है, प्राइस रिगिंग कर नहीं सकते वो। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए सारे स्टेप्स लेता है सेबी, और सारी की सारी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, कोड ऑफ कंडक्ट को इंस्ट्रक्ट करता है। तो आप एक बार एनसीईआरटी में भी पढ़ के देखना, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, ये सारे फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को रीड करके नोट्स बना लेना। और फंक्शंस ऑफ सेबी, डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले सेबी इंटरमीडियरीज को ट्रेन करता है कि काम कैसे करेंगे। इंटरमीडियरीज को ट्रेन करने के बाद सेबी देखता है कैपिटल मार्केट में कि फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना रहे हो, मतलब कोई भी इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम ना फेस कर पाए, अगर कुछ जरूरत है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट, हमेशा रिसर्च करते हैं और इंफॉर्मेशन पब्लिश करते रहते हैं ताकि सभी लोगों को पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है। फंक्शंस ऑफ सेबी में तीसरा हो गया रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चीजों को रेगुलेट रखना कि चलते रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, स्मूथ फ्लो चले। तो सबसे पहले ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना, ब्रोकर के अंदर सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम देना, म्यूचुअल फंड्स देना, स्टॉक ब्रोकर्स का रेगुलेट करना, पोर्टफोलियो एक्सचेंज। अब देखो इसमें सिंपली क्या करना है बेटा, अगर हम शॉर्टकट में देखें तो शॉर्टकट में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा काम होता है जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका, और जो इन्वेस्ट करने में मदद कर रहा है ब्रोकर का, और जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उन तीनों का, जो तीन के लिए स्टॉक एक्सचेंज काम करता था सेबी काम कर रहा है, उन तीनों में अंडरस्टैंडिंग देखना है, उन तीनों को रेगुलेट करना है। तो मेजर वर्ड्स हम यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। मेजर वर्ड्स हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट में आपने उनको स्कीम और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया, फिर स्टॉक ब्रोकर्स को आपने रेगुलेट रखा है, इसके साथ मर्चेंट बैंकर्स को आपने रेगुलेट रखा है, बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज और एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट में, ये सब आपने रेगुलेट रखी है। रेगुलेट मतलब स्मूथ फ्लो होता रहे, रुके ना। फिर है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, जो भी कंपनी टेक ओवर कर रही है, जो बिड्स है उन सबको रेगुलेट करना। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को भी टाइम टाइम पे ऑडिट करना, चेक करना, इंटरमीडियरीज को चेक करना। फिर है लिवाइंग फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट पर्पस ऑफ द एक्ट, कोई भी काम है अगर उसके लिए आपका काम किया जा रहा है तो आपसे फीस भी लेंगे। ये आपके कीवर्ड्स हैं लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर।
न्यू इशू मार्केट, ये आपको पूरा आपने जो पढ़ा है ना वैसा उसी का रिकैप्चुलेशन है। न्यू इशू मार्केट को आप क्या कहते हो? प्राइमरी मार्केट। और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को आप क्या कहते हो? सेकेंडरी मार्केट। फिर है आपका प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स। जो प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग फंड्स है वो करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ब्रिज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर, ये जो है ना कमर्शियल पेपर, ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, तो ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डीमेटेरियलाइजेशन। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे डिपोजिटरी कहते हैं। अगर आप पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी कौन सा आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ना ये वाला डिपोजिटरी, ये इसमें आपके कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है, बाकी सारा तो आपको रट चुका है। तो डिपोजिटरी याद रख लेना है। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो जहां आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, जैसे कोई ऐप हो गई या फिर वो आपका बैंक हो गया। मान लो मेरा आईसीआई में डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, तो जो आईसीआई है ना वो मेरा डिपोजिटरी है। उसके बाद किसके अंडर होता है ये? वो दो एजेंसी जो आपको फुल फॉर्म भी याद कराई थी। मैच्योरिटी 1 ईयर, अगर 1 ईयर से कम में मैच्योरिटी आती है तो वो मनी मार्केट है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो वो कैपिटल मार्केट है। वॉचडॉग की तरह कौन काम करता है? सेबी। वॉचडॉग की तरह कौन काम कर रहा है? सेबी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ आ गया? कोई डाउट नहीं है? लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम तक 100 लेने तक हमें पढ़ना है। बोर्ड का पेपर 28 मार्च को है, आखिरी पेपर है। आखिरी पेपर आते आते ना तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। बहुत सारे दोस्तों के पेपर खत्म हो चुके होंगे, साइंस वालों के, ह्यूमैनिटीज वालों के, कॉमर्स वाले ही पढ़ रहे होंगे। तो जब हर दिन नोटिफिकेशन आएंगी ना तो हम पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उन 10 दिनों में जो छुट्टियां आपकी 18 मार्च से 28 मार्च की, उन दिनों में पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज कराऊंगी, हर दिन सैंपल पेपर कराऊंगी, तब हम लाइव करेंगे, तब कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। थैंक यू।